एंड पहला पार्ट आता है इसका, जो हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो क्या होती है। किसी को पता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है? कुछ इस तरीके से समझना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को। और जैसे कि जो हम कर रहे हैं वो क्या है, जो हमारा टॉपिक है, हम 1 ईयर का जो इनरोल हुए, 6 मंथ में जो इनरोल हुए, CHO, वो किसका पार्ट है? हमारा साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जिस तरीके से होती है, जैसे हमारा पूरा ये पृथ्वी, ठीक है, ये सर्कल हमारा, ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो मैं यहाँ पे लिखता भी जाता हूँ साथ साथ में, ये होता है हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये पार्ट था हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। फिर इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर की पॉइंट और भी होते हैं जिनको हम साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है, डाटा सिक्योरिटी बोलते हैं। फिर इनके अंदर कुछ टर्म्स आते हैं, लाइक आपके साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो डोमेन्स होते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स, एथिकल हैकिंग, इस तरीके के डोमेन्स हम साइबर सिक्योरिटी के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। मल्टीपल डोमेन्स हो सकते हैं, चाहे वो CH हो, है ना, PT हो। इसके अंदर हमारे जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसको क्या बोला था मैंने, क्या बोला था इसको? हाँ, हाँ बाकी मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। ऐसे इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर 2-3 टाइप के होते हैं, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, और अपने जो लोकल सिक्योरिटी होती है जैसे स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह, ISO वगैरह, वो भी हमारा इसी का पार्ट होता है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर ही सारी चीजें, ठीक है। तो ये सारा का सारा पार्ट किसके अंदर है, इन्फॉर्मेशन। अब सबसे पहले बात करते हैं इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इसका क्या मतलब है इन्फॉर्मेशन। अगर कोई पूछता है सपोज कि व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, तो आपका आउटपुट क्या होगा? ऑनलाइन आप लोगों से भी ये सेम ही चीज, व्हाट इज इन्फॉर्मेशन। जब इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होगा तभी तो हम उसे सिक्योर कर पाएंगे। हमें यही नहीं पता कि इन्फॉर्मेशन है क्या, ठीक है। तो पहले इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी से जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो क्या आप लोगों से इन्फॉर्मेशन के बारे में सुना होगा, पता होगा, सभी को पता होगा मे बी, बट इन्फॉर्मेशन होती क्या, एग्जैक्ट क्या होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? डेटा। डेटा बोल सकते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा होता है ना। देखो डाटा तो हर एक चीज़ होती है, जैसे हमारे कुछ लॉक्स बन रहे हैं, कुछ मैंने लिख के दे दिया, सारा का सारा डाटा होता है वो हमारा। पर एक इन्फॉर्मेशन को हम क्या रखेंगे कि हमारा डाटा तो सारी चीज़ हो गई, लॉक्स हो गए, तो उनको डाटा थोड़ी ना, डाटा में थोड़ी ना कंज्यूम कर लेंगे हम, कि डाटा तो है, चलो डाटा एक तरीके से है, पर इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि उससे किसी को कुछ पता नहीं लग रहा। रॉ फॉर्मेट में डाटा हो सकता है हमारा, है ना, उससे कोई रीड नहीं कर सकता। एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डाटा हो सकता है, उसे कोई रीड नहीं कर सकता। तो इन्फॉर्मेशन को क्या समझेंगे आप लोग, जैसे आप इस तरीके से चीज़ होंगी ऑनलाइन। कोई आंसर है आपके पास इसका? चलो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी तो, हाँ, नॉलेज भी नहीं होगा। इट्स मीन्स, इसका मतलब होता है जैसे कि सम मीनिंगफुल डाटा, जिसका कोई सेंस हो, जिसका कोई मीनिंग निकल के आ रहा हो, उसे बोलते हैं हम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इट्स अ मीनिंगफुल डाटा, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। मीनिंगफुल डाटा को सिक्योर करना होता है हमारा इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, दैट इज आवर फर्स्ट पॉइंट। ओके, सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को जिसको हम कंसिडर करते हैं एज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, किस तरीके से उसे बचा सकते हैं हम, कि उसकी प्रैक्टिसेस करें, हम अपने डाटा को किस तरीके से सिक्योर रखना है, हम कैसे अनऑथराइज एक्सेस से और ऑल्ट्रेशन से, ऑल्ट्रेशन मतलब पता है क्या होता है, सुना है कभी ऑल्ट्रेशन? ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है उसमें छेड़खानी करना डाटा में, ठीक है। कोई होता है बीच में पर्सन, उसे इंटरसेप्ट करके उसे छेड़खानी करता है उस डाटा के साथ, तो वो होता है हमारा ऑल्ट्रेशन। कोई ऑल्ट्रेशन ना कर पाए, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर पाए, कोई डाटा को सिक्योर कैसे रखना है ना। ही इज अ ब्रॉड, इस तरीके की सेट ऑफ प्रैक्टिसेस करना, ठीक है। ऐसे ऐसे ब्रॉड लुक टू पॉलिसीज प्रिंसिपल्स पीपल यूज टू प्रोटेक्ट डाटा, ऐसे ही पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, प्रिंसिपल्स बनाना। प्रिंसिपल और पॉलिसीज एक तरह से सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जिनको हम यूज करते हैं अपने सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स के लिए, अपने डाटा के प्रोटेक्शन के लिए। ये होता है हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पार्ट बेसिक। इसके अंदर ही सारी की सारी चीजें आती हैं ऑनलाइन। कुलजीत जी,
हेलो, आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। आज आप लोगों के रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना, इसलिए कि मुझे लग रहा कि सुनाई उनाई भी नहीं दे रहा है, आवाज आवाज आ रही कि नहीं। नहीं सर, आ रहा हूँ। तो कुछ पूछता बताते भी नहीं हो आप लोग तो। एटलीस्ट आउटपुट तो दिया करो, ताकि हमें पता चले कि आप भी पढ़ रहे हो। नहीं तो हमें तो लगेगा सो गए, है ना? तो ठीक है, कोई नहीं। अब होता है हमारा एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। देखो हमारी तीन, हमारा जो साइबर सिक्योरिटी है वो मेन तीन चीजों पे मिलके चलता है ना? CIA से बोलते हैं हम। मैन की एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो चाहे वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो, हमारे तीन चीजों से मिलके ही चलता है। वो होता है हम थ्री पिलर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी या थ्री पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, दैट इज कॉल्ड CIA। CIA स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है और मेन कैरेक्टर होता है हमारे साइबर सिक्योरिटी के अंदर। ये की पॉइंट या फिर की एलिमेंट बोल सकते हैं, जैसे कि दिस इज अ पार्ट ऑफ, this is a part of cyber security and information security is most important part is CIA। इनके अलावा और भी होते हैं जिन्हें हम नॉन रिपोर्टेशंस बोलते हैं, ठीक है? ट्रिपल ए बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। हैशिंग, सॉल्टिंग, ये मल्टीपल मेथड्स होते हैं। बट हमारा जो मेन तीन कैरेक्टर होते हैं वो होता है हमारा CIA। ऑनलाइन किसी को आइडिया है व्हाट इज CIA? सर, कॉन्फिडेंटली का होता है इंश्योर कॉन्फिडेंस डेटा, जो हम्म। मतलब एक सेंसिटिव डेटा को जो बताता है उसको कॉन्फिडेंटलिटी में किया ओके। जाता है। ओके। और इंटीग्रिटी का होता है मेंटेनिंग डेटा, ठीक है। तो एक्यूरेसी के साथ जो रिलेबल किया जाता है। ठीक है। एबिलिटी का होता है इंश्योरिंग डेटा, वो एक सेवल जो ऑथराइज्ड यूजर है उसे जो मतलब प्रोवाइड करता है। ओके, चलिए, सही है। और कोई? एक काम कीजिए, इसके बारे में, कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में पढ़िए, जब तक मैं पानी पी के आता हूँ, ठीक है? कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है इनके बारे में देखो, और बताना, एक्सप्लेन करना कि क्या होता है। तो इसका मतलब तो ये हो ना कि डाटा को कुछ छुपा के रखना, ताकि कोई चुरा ना ले। मैंने खाया था। ऐसा तो नहीं है, चोर का नाम निशान तक नहीं है, ठीक बोलते हैं चोर को। कहीं लिखा है कि मतलब पूरे वो इतनी बड़ी बॉडी के अंदर हमारा 10% और थीक में डिफरेंस होता है भाई। भाई इसमें सारे लोग आते हैं भाई, जिससे मतलब जिसको तेरा डेटा देखो नहीं दिखा पाया, अपना ट्रेल छुपा के, लेकिन अननोन पर्सन ना देखेंगे। जिसको नीड बागे कैसे रख सकते हैं जिम में? जिम में क्रिप्टोग्राफी परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले पार्ट है तुम्हारा कॉन्फिडेंशियलिटी का, ठीक है? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है जो कॉन्फिडेंट रहे, जो कॉन्फिडेंस पर्सन है, सिर्फ उसी के पास डाटा का एक्सेस हो, ठीक है? यानी कि ऐसा राइट पर्सन है, आर यू ऑथराइज्ड पर्सन टू एक्सेस दिस पार्टिकुलर डाटा। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं कि कहीं पे मुझे कुछ भेजना है किसी को, तो मैं अपनी चीज़ों को इस तरीके से हाइड करके भेजूंगा, अगर आप देख भी लोगे ना तब भी चीज़ समझ नहीं पाओगे कि ये है क्या एक्चुअल में, ठीक है? वो होता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी, सिर्फ आपके पास उसकी जैसे मैंने मान के चलो कि मेरा रूम है, ठीक है, दिल्ली में, और उसमें चाबी लगी हुई है, तो बाहर एक बॉडीगार्ड भी बैठा हुआ है, तो आप ऑथराइज्ड पर्सन होगे, मतलब मैं बताऊंगा उसे बॉडीगार्ड को कि ऑथराइज्ड पर्सन है, तभी वो अंदर जाने देगा। और आप लॉक को और उस डोर को तभी ओपन कर पाओगे जब आपके पास की होगी।
है ना, तो आपके पास की थी, तो आप इस चीज के ऑथराइज पर्सन थे, तब आप उस चीज को एक्सेस कर पाए, यानी कि रूम को ओपन कर पाया है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आप कॉन्फिडेंस थे कि आपके पास वो सारी चीज थी, आप ऑथराइज पर्सन थे, तब आपने वो चीजें एक्सेस कर पाए, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, ऑनलाइन। इसको मैनेज कैसे करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी को, तो ये सारे ऑप्शंस दिए हैं ऑथेंटिकेशन की वजह से। ऑथेंटिकेशन क्या होते हैं, किसी को पता है ऑथेंटिकेशन? ऑथेंटिकेशन मींस वेरीफाई द यूजर हु कैन दे आर परफॉर्म एंड दे which actions are they are actions are performed तो particular user, that is called authentication। मतलब एक ऐसा यूजर जो कुछ टास्क को परफॉर्म कर पाए, लाइक ऐसा उसके पास कुछ वेरीफाई करने के लिए, अपने पास उसके पास कुछ चीज हो, जैसे आपके पास वेरीफाई करने के लिए रूम की चाबी और मेरा कॉल था, वैसे ही इसके पास वेरीफाई करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए क्या चीज थी, यूजर नेम और पासवर्ड्स वगैरह, उसके बायोमेट्रिक्स वगैरह। ठीक है, ये होता है हमारा ऑथेंटिकेशन। चेक ऑथेंटिकेशन लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा, मिटिगेटिंग ब्रूट फोर्स फ्रॉम बॉट्स। मिटिगेटिंग ब्रूट फोर्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज पे अटैक एंड कंटिन्यूअस अटैक करते रहना, चाहे वो दो पैरामीटर मिलते हैं जिन पे हम पासवर्ड को गैस करते हैं, उसे बोलते हैं ब्रूट फोर्स। मल्टीपल टाइप्स ऑफ अटैक्स आर परफॉर्म, मल्टीपल पैकेट्स आर सेंडिंग द पार्टिकुलर रिक्वेस्ट, दैट इज कॉल्ड बॉट, थ्रू द बॉट। एंड जैसे होते हैं, आपने देखा होगा डॉस अटैक के थ्रू, है ना, आगे देखा नहीं होगा, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से बॉट्स होते हैं हमारे। ब्रूट फोर्स क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, confidentially it should be stored in private offline storage, keep the safe place of encrypt data is possible। इसको तो कुछ नहीं है कि मतलब एक स्टोर करके रखें और सेफ जगह पे और प्राइवेट जगह पे स्टोर करके रखा जाए और इसको सेफ प्लेस में इनक्रिप्ट करके रखा जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हमारा डाटा ब्रीच ना हो, है ना। ऑनलाइन, Yes, sir. इट्स क्लियर और नॉट? Clear, sir. Confidentiality is clear, sir. Okay, now going to integrity. Integrity is what? डेटा को प्रिवेंट करते अनऑथराइज पर्सन से कि वो उसको चेंज वगैरह ना कर पाए या फिर कुछ छेड़खानी ना कर पाए। सर इंटीग्रिटी मैसेज की होती है सर, कि मैसेज जो है उसके साथ किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसा मैसेज किसी सेंडर ने भेजा एज इट इज वो मैसेज विदाउट टेम्परिंग दूसरे को रिसीव हो गया। एग्जैक्टली, इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि कोई डाटा को ऑल्टर ना कर पाए, ठीक है, उसके अंदर छेड़खानी नहीं कर पाए। अगर वो कुछ भी चेंजेस कर देता है, छोटा सा भी चेंजेस कर देता है, तो वो उसकी इंटीग्रिटी ब्रेक हो जाती है। अब इसका एक लाइव एग्जांपल है हमारा, जब आप किसी भी केस के लिए जाते हो, फॉरेंसिक्स करते हो, तो आप जो डाटा रिसीव करते हो, है ना, ये ऐसा एग्जांपल है CHFI के में बताया जाता है वैसे। ठीक है, उसी का एग्जांपल है। जैसे आप कहीं पे जाते हो तो डाटा को निकालते हो, डाटा को डंप करते हो, तो उस डाटा का ना एक हैश को जनरेट किया जाता है, क्योंकि जो कोड होता है वो कोड में हैश को एडमिसिबल माना जाता है, क्योंकि अगर और उस हैश की वैल्यू को काउंट करके पहले बताया जाता है कि हमारा कोड, हमारी वैल्यू ये थी हैश की और ये आपका हैश है। अब सपोज मान के चलो कि उस डाटा के अंदर कुछ भी चेंजेस होता है, तो उस हैश की वैल्यू कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वो डाटा हमारा कोड में एडिशनल नहीं होता, जिसकी इंटीग्रिटी मेंशन नहीं होती। तो इसीलिए हम यूज करते हैं इंटीग्रिटी को, कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो डाटा के अंदर चेंज ना कर सके, वो पार्ट होता है हमारा इंटीग्रिटी का, जिसके अंदर हैशिंग आती है, सॉल्टिंग आती है और मैक आता है। मैक देखो, मैक वो अलग होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और ये मैक अलग होता है जिसको मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड बोलते हैं, जो हमें ऑथेंटिकेट करता है कि ये कोड सही है या हमारा मैसेज प्रॉपर है। ठीक है, और वी कैन से हेल्प द क्रिप्टोग्राफी, किसके थ्रू करते हैं हम, हेल्प द क्रिप्टोग्राफी की हेल्प के थ्रू हम इस चीज को, इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। कोई क्वेश्चंस इसमें इंटीग्रिटी में? इसमें डबल ट्रिपल इनकोडिंग वगैरह भी दी रखी है ना, वो पार्ट भी रहता है। कोई डाउट है किसी को? सर एक बार फिर से समझाना। हम देखो, इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है, सिंपल सा इंटीग्रिटी का ये मतलब होता है कोई भी थर्ड पार्टी या फिर थर्ड पर्सन उस जो अनऑथराइज्ड है, ऑथराइज्ड नहीं है इस चीज को एक्सेस करने के लिए, हमारे डाटा को देखने के लिए या फिर लेने के लिए, तो उसको डाटा वो शो नहीं करना होता, या फिर कोई उस डाटा को कोई टेम्पर ना कर पाए, तो ये पार्ट होता है हमारा इंटीग्रिटी का। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने बताया था कि जैसे कोड में डाटा एडमिसिबल होता है, तो उसकी फॉरेंसिक्स करते हैं, तो डाटा को हैश में कन्वर्ट करके रखा जाता है और उस हैश की वैल्यू को पहले जज को बता दिया जाता है कि ये हैश की वैल्यू है।
है ना। अगर वो थोड़ी सी भी अगर उसमें डाटा को स्लैश या इस तरीके की वैल्यू को अगर डालते हैं हम, तो उसका हैश कंप्लीटली चेंज हो जाता है और वो डाटा अल्टर हो जाता है, तो कोड में एडमिसिबल नहीं होता। ये पार्ट होता है हमारा इंटीग्रिटी का। इसको करते कैसे हैं, इंश्योर कि ये हैश या इंटीग्रिटी मेंटेन है। तो इसके लिए कुछ इनक्रिप्शन, डबल इनक्रिप्शन, हैशिंग, सॉल्टिंग और मैक जैसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तब हम और हेल्प की वो क्रिप्टोग्राफी की हेल्प ली जाती है, तब इन चीज़ों को हम इंटीग्रिटी मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, इसके लिए पॉपुलर अटैक होते हैं लाइक आपका MITM, पैकेट स्निफिंग, ETC। इन तरीके से हम इंटीग्रिटी को डिप्लॉय कर सकते हैं। लाइक हम उसको चेंज बीच में इंटरसेप्ट करेंगे, देखेंगे और हम उसको डाटा को चेंज कर देंगे, है ना। तीसरा पार्ट आता है हमारा अवेलेबिलिटी। ऑनलाइन व्हाट इज अवेलेबिलिटी? अरे कोई नहीं, आगे जाके कर लेंगे तो पता चल जाएगा, अभी आराम से बैठो। जितना बताया उतना सीख लो, आगे बात में मैं बता दूंगा। जो नहीं आएगा, जो भी टॉपिक है लिख के रख लो, सर मुझे ये नहीं आया, पूरी साइबर सिक्योरिटी में कहीं से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे वो ऑफेंसिव हो चाहे वो डिफेंसिव साइड से हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। व्हाट इज अवेलेबिलिटी ऑनलाइन, कोई बताएगा? हाँ, डेटा अवेलेबल हो सिर्फ अनऑथराइज्ड पर्सन के पास। हाँ हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, ऑथराइज्ड पर्सन के पास ऑनलाइन। देखो, अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है कि ओनली अवेलेबल फॉर राइट पर्सन इन राइट टाइम। ठीक है, मतलब सही टाइम पे सही पर्सन के पास वो डाटा एक्सेस होना चाहिए। इसका एग्जांपल मान के चलते हैं, जैसे कि हमारा क्लाउड होता है, ठीक है, AWS होता है, एजोर एजोर होता है। तो वो 99% अश्योर करता है कि आपके डाटा की अवेलेबिलिटी हमारी 100% है या 99% है। 1% ऐसा हो सकता है कि वो डाटा को कहीं से ना दे पाए, तो वो 99% गारंटी रखता है कि आप जब भी डाटा को एक्सेस करना चाहोगे तो विद इन ए सेकेंड आप एक्सेस कर सकते हो। और वो अपनी आइडेंटिफिकेशन तो देता ही है, यूजर नेम पासवर्ड से आप एक्सेस कर सकते हो डाटा को, है ना। जब उसके अकाउंट में लॉगिन करोगे तब उस डाटा को एक्सेस कर पाओगे। तो ये इंश्योर करता है कि आप उस डाटा को एक्सेस कर पाएं राइट टाइम पे और राइट पर्सन होने के बाद। मतलब अगर मैं मेरा अकाउंट है तो मैं कभी भी उस चीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ थ्रू द AWS। मतलब AWS से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा डाटा भेजो, तो वो विद इन ए सेकेंड आपका डाटा आपको दे देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारी अवेलेबिलिटी की 24/7 हमारा डाटा हमारे पास रहे, हमारे पास अज्योर रहे, मतलब ठीक ठाक रहे, कोई अल्टर चेंजेस ना हो, सेम तरीके जैसा भेजा हुआ रखा हुआ है वैसा का वैसा ही रहे। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं अवेलेबिलिटी। ऑथेंटिसिटी, इसका क्या मतलब है? ऑथेंटिसिटी मतलब ये तो हमारा थर्ड पिलर हो गए, ठीक है, अवेलेबिलिटी तक मेन साइबर सिक्योरिटी की। इनके अलावा दो चीज और मेंशन होती है इनमें। पॉपुलर अटैक होता है कि डॉस और डीडॉस। इसको हम किस तरीके से असाइन करते हैं, कि हम इसके थ्रू किस तरीके से करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब CBSE का रिजल्ट आता है ना, तो उस टाइम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ जाती हैं, तो वो डाटा अवेलेबल नहीं होता, मतलब हमारी वेबसाइट नहीं चलती उस टाइम पे, डाउन हो जाती है। तो वो एक तरीके से यही होता है कि उसको राइट टाइम पे अवेलेबल ना होना, तो अवेलेबिलिटी मेंशन नहीं होती वहां पे। ठीक है, ऑथेंटिसिटी का क्या मतलब है? ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास हो जो आपको इंश्योर करे कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो। लाइक कि आपके यूजर नेम, पासवर्ड्स, बायोमेट्रिक्स, आपके क्रेडिट कार्ड, वो सॉरी क्रेडिट कार्ड नहीं, आपके पास कोई कार्ड वगैरह होता है जिससे हम किसी के गेट में एंटर करते हैं, है ना, की होती हैं, ऐसी चीजें। तो वो क्या करते हैं, वो उसे हम ऑथेंटिसिटी बोलते हैं। ठीक है, ऑडिटिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, इसका क्या मतलब होता है? ऑडिटिंग और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जो भी हम चीज को कुछ कर रहे हैं तो उसको ऑडिट करना। ऑडिट करने का मतलब है एक एक पार्ट को चेक करना कि हाँ ये ठीक है कि नहीं, तो वो होता है ऑडिट, कि उसकी रिपोर्ट ऑडिट करके पूरी रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो पार्ट होता है ऑडिट। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है हर एक चीज को एक फॉर्म में लिखना या फिर सेव होना, लाइक आपके लॉक्स। ठीक है, लॉक्स को हम अकाउंटेबिलिटी के अंदर मानते हैं क्योंकि उसमें एक एज अकाउंट आपके सारे के सारे लॉक्स सेव होते जाते हैं। तो इसमें लिखा ऑडिटिंग अकाउंटेबिलिटी बेसिकली कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग को मतलब जो भी है उसको ट्रैक करना। और लाइक हु हैव बीन लॉग्ड, कौन लॉग इन हुआ, कौन लॉग आउट हुआ, कौन कब कौन लॉग इन कर रहा है, और कौन कौन क्या डाटा को एक्सेस कर रहा है, तो हम बेसिकली इन शॉर्ट में बोल देते हैं लॉग्स। तो ये पार्ट होता है हमारा ऑडिटिंग एंड अकाउंटेबिलिटी का। ठीक है,
आपको पता है विंडोज के अंदर लॉक्स कहां से देखते हैं? किसी को? एनीवन? आपको दिखाते हैं, आज प्रैक्टिकल दिखा दे थोड़ा सा। हमें अगर विंडोज के लॉग देखने होते हैं ना, तो हमारे पास रहता है इवेंट व्यूअर। इवेंट व्यूअर क्या है? हर एक इवेंट के लॉग्स को जनरेट करता है। जैसे सपोज मुझे अपने विंडोज के लॉग देखने हैं, तो किस लेवल के लॉग देखने हैं? सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉग देखने हैं, तो इसमें सारे, जब मैंने लॉग इन किया होगा, जब मैं लॉग आउट करूंगा, ऑडिट सक्सेस का मतलब है कि मैं लॉग इन हुआ हूँ। ठीक है, जितनी बार ऑडिट सक्सेस आ रहा है, मैंने पासवर्ड डाला, लॉग इन हो गया, तो ऑडिट सक्सेस के लॉग बनेगा। सेटअप का मतलब इन्फॉर्मेशनल, कुछ सर्विसेज रन हुई हैं, कुछ क्लोज हुई हैं, कौन कौन से टास्क स्टार्ट हुए, उन सब की इन्फॉर्मेशनल। फॉरवर्डेड इवेंट्स का मतलब है कौन कौन से हमने ऐसे काम करे हैं जो आगे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। मतलब अगर मेरे सिस्टम पे कुछ डला होगा, तो इवेंट लगे रहते हैं, व्यूअर लगे, वो लगे रहते हैं फॉरवर्डर, जो आगे सर्वर पे डाटा को भेजते हैं, तो उनको बोलते हैं फॉरवर्डर, जो हम सॉक एज अ सॉकेनिस्ट पढ़ते हो। ठीक है, इंडेक्सर होते हैं। इस तरीके से एप्लीकेशन के लॉक्स ये रहे, सिक्योरिटी के लॉक्स ये रहे, सेटअप के लॉक्स ये रहे, ये सारे के सारे लॉक्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिले, कस्टम व्यूज। तो हम हर एक टाइप के लॉक्स यहाँ से देख सकते हैं, एप्लीकेशन के लॉक्स किस तरीके से ये जनरेट हो रहे हैं, है ना, गीगाबाइट इंजन से, इस तरीके से सारे के सारे लॉक्स बन रहे हैं। हर एक की एक इवेंट आईडी होती है। ठीक है, इवेंट आईडी से हम लॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये लॉक्स क्या कर रहा होगा। तो एक लॉक्स की एक इवेंट आईडी होती है, जो से हम असाइन करते हैं जिस लॉक्स को सक्सेस करते टाइम पे। इस बार लॉगिन कर दिया फिर उसको लॉग आउट कर दिया, तो वो सेशन एक्सपायर होता है कि नहीं? सेशन इज डिफरेंट थिंग, बट और लॉक्स जैसे आप ऑन करोगे तो उसका एक लॉग बनेगा, जब ऑफ ऑफ करोगे तो उसका एक लॉग बनेगा, आप जब दोबारा से लॉगिन करोगे तो ऑडिट सक्सेस का फिर एक और लॉग बनेगा। इस तरीके से बनते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बार में आपने ऑन किया, फिर आप सुबह से लेके शाम तक चला रहे हो, फिर वो सेम ही आईडी से वापस से लॉगिन हो जाओगे, नहीं, चेंज हो जाएगी वो। जितने बार अरे भाई, लॉगिन करेंगे उतने बार आईडी चेंज होगी। ये पार्ट क्लियर हुआ कि क्या होते हैं ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेबिलिटी, है ना? अब ये पढ़ो और मुझे समझाओ कि ये क्या होता है नॉन रिपोर्टेशंस। ऑनलाइन, इसमें तो बैलेंस बैलेंस की बात चल रही है, पैसे वैसे की। ऑनलाइन, बताओ बताओ भाई, कोई है क्लास में? यस सर। क्या बात है, आज खामोशी खामोशी कैसी छाई हुई है? बोलो भाई लोग। कुलजीत जी, व्हाट हैपनिंग? एवरीथिंग इज ऑल राइट? ऋतिक, जी सर। क्या बात है, सब लोग साइलेंट साइलेंट कैसे हो, क्या बात है? मन नहीं हो रहा पढ़ने का? सर मैं प्रोसेस कर रहा हूँ सर, मेरे लिए चीजें नहीं है ना। क्या? मैं कह रहा हूँ सर, मेरे लिए चीजें एकदम नहीं है ना, तो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ये चीजें। अच्छा, प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, करो प्रोसेस। रोहित, यस हैव एन आइडिया नॉन सर। रिपोर्टेशंस? सर इसमें एक बात ये बोल रहा है कि अगर मैं किसी को पैसे हम्म ट्रांसफर करता हूँ ए से बी के पास, हम्म तो बी डायरेक्ट बोलेगा कैनोट नेवर रिसीव, में तो उसके पास नहीं आया है। हम्म इसकी बात कर रहा है कि नो रेपुटेशन। ओके।
गया था। इसको पढ़ो, पता लगाओ भाई नॉन रिपोर्टेशंस क्या होता है। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। क्या होता है? दो लोगों के बीच में अगर कोई एक्शन परफॉर्म होता है और उसका अलावा अगर या फिर उसका कोई भी प्रूफ जनरेट हो चुका है तो दोनों में से कोई भी ये डिनाई नहीं कर सकता कि ऐसा एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। नहीं वे शादी कब करेगा? ये क्या चीज चल रही है और क्या तेरी हो गई होने वाली मेरी 1 तारीख को खत्म। अभी क्या चल रहा है? मेरी तो चलिए 1 तारीख को खत्म होगी। अच्छा रिविजन कर ले फिर हमारे साथ। क्या? रिविजन कर ले फिर हमारे साथ। तो रिवीजन कल क्लास में ना ये इसी को क्या होता है नॉन रिपोर्टेशंस। ऑनलाइन देखो नॉन रिपोर्टेशंस क्या होता है, एक एक ही बार में समझते हैं। नॉन रिपोर्टेशंस वो होता है अगर आप कोई चीज़ परफॉर्म करते हो, ठीक है, जैसे आप हो और आप हो, आप दोनों में से आपने कुछ परफॉर्म किया, उनके पास उस चीज़ का सबूत है, ठीक है, तो आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि आपने ये टास्क परफॉर्म नहीं किया। इसका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पैसे भेजे और आपने बोला कि आपने पैसे नहीं भेजे और उसकी मेरे पास ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, तो आपका नाम आया था, आपका अकाउंट नंबर आया था, तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ हाँ मैंने पैसे भेजे हुए। तो आप इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते कि आपके पास पैसे नहीं आए। ये होता मतलब नॉन रिपोर्टेशंस का। कोई एक यूजर सामने वाले को डिनाई नहीं कर सकता कि आप इस तरीके के टास्क यहाँ पे परफॉर्म नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड नॉन रिपोर्टेशंस। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर हो गया। इसको एक सिंपल शब्दों में नॉन रिपोर्टेशन इज अ लाइक अ यूजर कैन नॉट डिनाई कि दैट टास्क इज नॉट परफॉर्मिंग बाई द पर्टिकुलर पर्सन। अब हमारा बात करते हैं व्हाट इज हैकिंग की, जो हमने कल भी इसके बारे में बात करी थी थोड़ी सी, है ना। हैकिंग क्या होती है कल बताया था, तो वही पार्ट आज भी थोड़ा सा है, तो इसको तो बताने की जरूरत है नहीं, वैसे आप लोगों को सभी को पता होगा, है ना। हैकिंग क्या होती है, सभी को पता है हैकिंग क्या होती है, एनीवन? देखो बट इसके हिसाब से हैकिंग थोड़ी डिफरेंट है। हैकिंग रेफर टू द एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटीज और कॉम्प्रोमाइजिंग योर सिस्टम सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अप्रोप्रिएट एक्सेस टू द सिस्टम रिसोर्स। इट मींस कि हैकिंग वो पार्ट होता है या फिर वो शब्द होता है जिससे हम एक्सप्लॉइटिंग द वल्नरेबिलिटीज, मतलब हम जिसे वल्नरेबिलिटीज बोलते हैं, वल्नरेबिलिटीज को ढूंढ कर उस चीज को एक्सप्लॉइट करके उन कमियों को एक्सप्लॉइट करने के बाद हम किसी भी सिक्योरिटी को बाईपास करके कि अगर किसी का अनऑथराइज्ड एक्सेस लेते हैं या फिर किसी का अनऑथराइज्ड गेन करते हैं, मतलब हम उसके हैक कर लेते हैं, तो वो पार्ट होता है हमारा हैकिंग का। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उसके सिस्टम को, एप्लीकेशन के फीचर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। गोल आउटसाइड द क्रिएट ओरिजिनल पर्पज। हैकिंग यूज्ड टू डिस्टर्ब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लीडिंग टू बिजनेस लॉस। हैकिंग इसलिए करते हैं किसी भी पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, किसी का लॉस करने के लिए,
है ना, किसी की चीज़ों को देखने के लिए, किसी के अकाउंट को एक्सेस करने के लिए, किसी के पैसे मारने के लिए, या फिर किसी के बिजनेस का लॉस करने के लिए हम हैकिंग को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हैकिंग इज इलीगल। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी लिखा हुआ है वो हैकिंग है। वो हैकिंग ये होती है किसी भी पार्ट को, किसी भी पर्सन को, ऐसी चीजों को परफॉर्म करना जिसके थ्रू मल्टीपल चीजें हमारी परफॉर्म होती हैं। ठीक है, क्या होता है, हैकिंग एक इलीगल पार्ट होता है, और इसके थ्रू क्या करता है एक अटैकर या हैकर, उनकी जो सिस्टम की कमी होती है उनको यूज करके उनकी सिक्योरिटी को बाईपास कर लेता है। बाईपास करने के बाद उनके अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेता है, जिससे वो क्या कर सकता है कि उनके बिजनेस का लॉस कर सकता है, उनके डाटा को देख सकता है, डाटा थेफ्ट कर सकता है, डाटा ब्रीच कर सकता है, मल्टीपल चीज़ों को परफॉर्म कर सकता है, और उनका बिजनेस का लॉस भी कर सकता है अगर किसी बिजनेस पर्पज के लिए उसने हैक किया होगा सिस्टम को तो। ठीक है, ये होता है हमारा हैकिंग का पार्ट। फिर इसके बाद आते हैं हु इज हैकर। हैकर कौन होते हैं? देखो, हैकर क्या होते हैं, हैकर एक स्किल्ड इंजीनियर और प्रोग्रामर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास इनफ नॉलेज होता है कि वो कमियों को निकाल सकते हैं और उन्हें टारगेट कर सकते हैं किसी सिस्टम को। ये होता है हैकिंग का टर्म्स। और हैकर्स कौन होते हैं? हैकर इज अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू योर सिस्टम नेटवर्क विथआउट ऑथराइजेशन और डेस्ट्रॉय स्टील सेंसिटिव डाटा टू परफॉर्म मलिशियस अटैक। मतलब जो हैकर जो होते हैं वो ये होते हैं कि डाटा को ब्रेक्स द डाटा, मतलब उनके सिस्टम को ब्रेक्स करने की कोशिश करते हैं, नेटवर्क में घुस जाते हैं बिना ऑथराइजेशन के। ठीक है, कि उनके नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। उनसे क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कोई भी चीज़, मतलब हम डिलीट कर सकते हैं, है ना। स्टील डाटा का मतलब होता है डाटा को चुरा लेना। डाटा को चुरा सकते हैं, है ना। सेंसिटिव डाटा जो होता है उसको चुरा सकते हैं, जो इसमें कार्ड की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, PCISSD का डाटा हो सकता है ना। जस्ट गिव मी अ सेकंड बॉयस। ये पार्ट क्लियर हुआ? ठीक है, हैकर क्या होते हैं, हैकिंग क्या होती है। इसके बाद आता है अब एथिकल हैकिंग की बात करते हैं। देखो, हैकिंग सुनी थी, हैकर सुने थे, वो हमारा होता है एक अनऑथराइज्ड पर्सन का पार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं एथिकल हैकिंग, यानी कि हमारे अनऑथराइज्ड हैकर, जिनके पास परमिशन होती है, हैकिंग टूल्स का नॉलेज होता है, टेक्निक्स होते हैं, आइडेंटिफाई द वल्नरेबिलिटीज। काम वो हैकर के जैसे करते हैं, बट इनके अंदर डिफरेंट लीगलिटी होती है। दूसरी चीज, इनके पास ऑथराइज्ड होते हैं ये। ठीक है, बिना ऑथराइजेशन के अगर कोई चीज को परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा हैकिंग डिफरेंट पार्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो एथिकल हैकिंग वो होते हैं जो इन्वॉल्व करते हैं किसी भी सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को ढूंढते हैं, उनको कमी ढूंढते हैं, कमी को ढूंढ के उसका फिक्स करते हैं। ठीक है, फिक्स करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि अब ये सिस्टम या फिर कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई नेटवर्क एक्सप्लॉइटेबल नहीं है, तो उसको इसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए इनको यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग। जो हम सब हैं वो कौन है? एथिकल हैकर्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास परमिशन के साथ ही हम सारा काम करते हैं। हाँ, इनमें से ही कुछ अनएथिकल हैकर्स भी होते हैं, है ना, जो ढूंढते हैं कि नहीं भाई ब्लैक हैट हैकिंग बढ़िया है, इसमें चोरी वोरी करेंगे तो ठीक रहेगा, हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, वो होती है अनएथिकल हैकिंग, या फिर हम ब्लैक हैट हैकिंग बोलते बोलते हैं जैसे।
ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत लिख रहे हो ना तो इतना इतना लिख लेना, एथिकल हैकिंग क्या होती है, एथिकल अनएथिकल हैकिंग क्या होती है, हैकर्स क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, इतने मेन पॉइंट लिख लेना। सीआईए क्या होता है, क्योंकि ये ना कभी कभी जब आप एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट इंटरव्यू देने जाते हो तो ये छोटी मोटी चीज़ें पूछ लेते हैं कभी कभी, तो बच्चे इन्हें नहीं बता पाते, बाकी सारी चीज़ बता देते हैं कि एडवांस लेवल की। ये बेस है एथिकल हैकिंग का, जो एथिकल हैकिंग के अंदर बेसिक टर्म्स होते हैं, सीआई ट्रेड और नॉन रिपोर्टेशंस, बेंचमार्क्स, आईएसओ। ठीक है, अब हम कोई इंसान होता है तो वो हैक करने के लिए उनका वो एक पर्पस होता है, कोई ना कोई रीजन होता है। तो बेसिकली जो हैकर्स के रीजन होते हैं वो यही सब होते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। एथिकल हैकर क्या होते हैं, एक सिक्योरिटी असेसमेंट का काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के मिलके ऑर्गेनाइजेशन के साथ और विद परमिशन। ठीक है, कंसर्न विद ऑथराइजेशन, जो कंसर्न करते हैं कि हम ऑथराइज पर्सन है और उस टास्क को परफॉर्म करते हैं सिक्योरिटी असेसमेंट के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास ये होता है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के मिलके साथ काम करते हैं, वो होते हैं हमारे एथिकल हैकर्स। ठीक है, एज लाइक ऑफ मी एंड यू, वी आर एथिकल हैकर्स। ठीक है, वाई डू पीपल हैक, तो बेसिकली हम जब आप हैक करते हो किसी चीज़ के लिए या फिर हैक करने की कोशिश करते हो तो हमारे पास कुछ मोटिव होते हैं, है ना। तो एक एक उसका फॉर्मूला भी जनरेट होता है ना, कि हैक जो हैक करने का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि हैकिंग इज इक्वल टू वॉट, हैकिंग इज इक्वल टू वॉट मतलब क्या होगा, हैकिंग इज इक्वल टू अगर एक हैकिंग को परफॉर्म किया जाए तो मोटिव पहला। ठीक है, मोटिव होता है। ठीक है, फिर हम टारगेट, पहले टारगेट मोटिव, नहीं 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 नहीं, पहले मोटिव प्लस इनटू वल्नरेबिलिटीज इनटू एक्सप्लॉइट, दीज टाइप्स ऑफ अटैक्स आर परफॉर्म बाय द इज इक्वल टू हैकर्स। ठीक है, या फिर एथिकल या फिर हैकिंग, हैकिंग बोल सकते हैं कि किसी का कोई मोटिव होगा कि हमें इस तरीके से इसको हैक करना है, इस हमारा रिवेंज लेना है या कुछ भी तो रीज़न होगा उसके पीछे, है ना। फिर उसके बाद उसकी कमी को ढूंढना, उसकी कमी को ढूंढेंगे कि हम पहले तो हमारा टारगेट सेट होगा तभी तो हम कमी को ढूंढेंगे उसकी, कि मेरा कोई दुश्मन है तो मुझे उसके भी रिवेंज लेना है, तो ये हमारा क्या हो गया, मोटिव हो गया। ठीक है, या फिर गोल हो गया कि हमारा ये गोल है, इस तरीके से इसको एक्सप्लोर करना है, फिर उसके अंदर कमी ढूंढेंगे कि कमी कहाँ पे है, फिर उसे एक्सप्लोर कर देंगे, हैक कर लेंगे बस। ये हैकिंग इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है। वाई डू वी पीपल हैक, तो सिक्योरिटी हो सकती है, सिक्योरिटी ब्रीच करना, पैसे लेना, बदला, रिवेंज, क्यूरियोसिटी यानी नॉलेज के लिए। ठीक है, और चौथा पांचवा फेम, कि कुछ हैकर ऐसे भी होते हैं जो फेम के लिए काम करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कभी कि एक हैकर ऐसा था कहाँ पे, यूके में या, तो वो जानबूझ के उन चीज़ों को हैक करता था और फिर अपनी वहाँ पे पहचान बनाता था कि वी आर हैकर्स करके, ऐसे वहाँ पे अपने निशान को ड्रॉप करता था। और ये हैकर शब्द किसके लिए बोला गया था पता है आप लोगों को, सबसे पहले हैकर वर्ड किसके लिए बोला गया था सबसे पहले, तुम हो क्लास में, सो व्हाई आर यू सो इंटरेस्टेड, सो कीप डूइंग योर वर्क। बताओ बताओ भाई, आप लोग बताओ किसके लिए बोला गया था सबसे पहले। मे बी 1972 इन यूएस सबसे पहले जो हैकर वर्ड बोला गया था वो एक ग्रेट प्रोग्रामर था, एक ग्रेट प्रोग्रामर के लिए हैकिंग वर्ड का यूज़ किया गया था, हैकर्स का यूज़ किया गया था, क्योंकि उसे प्रोग्रामिंग बहुत एडवांस लेवल पे आती थी, तब उसको एक नाम दिया गया हैकर्स। ठीक है, मे बी 19, अब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मे बी 1972 में भी। ठीक है, तो एक प्रोग्रामर के लिए इस वर्ड का यूज़ किया था, वो अच्छा खासा प्रोग्रामर था, बढ़िया था, उसको अच्छे खासे नॉलेज थी प्रोग्रामिंग जो हमारी होती है लैंग्वेज उनके बारे में, तो उसके लिए ये वर्ड का यूज़ किया गया था हैकर्स। क्लियर। अब हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है, व्हाई एथिकल हैकिंग इज नेसेसरी, एथिकल हैकिंग क्यों जरूरी है, सॉरी, टू बीट द बैड हैकर, है ना, एक बुरे हैकर्स को डाउन करने के लिए, कम करने के लिए, या फिर उसे खत्म ही करने के लिए यूज होते हैं, या फिर काम आते हैं हमारे एथिकल हैकर्स। किस तरीके से, तो यहाँ में लिखा हुआ है
टू बीट अ हैकर यू नीड टू लाइक वन, हमें इसलिए इसकी ज़रूरत होती है। क्यों? जब हम उसके 2 कदम पहले ही आगे रहेंगे, तो जैसे मेरी कंपनी है, क्रो है, तो इसको हैक करेगा कोई अगर अटैकर, तो हम जैसे हैकर्स हैं, हम भी तो हैं, तो हम इसको पहले ही इतना सिक्योर कर देंगे कि अटैकर कहीं पे एक्सप्लॉइट ही ना कर पाए, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ देंगे। कमी नहीं रहेगी तो फिर हैक कैसे करेगा कोई? कि हमें हर एक को अवेयर करेंगे कि हाँ इस तरीके की कोई चीज़ आए तो उसको तुरंत डिलीट कर दे, है ना। अब जैसे एक लाइव एग्जांपल है मेरे पास, सुबह मेरे पास एक फ़ोन आया हुआ था, ठीक है, एक स्कैमर का, कि बोलता है कि आपके नाम पे 108 कंप्लेंट रजिस्टर है, मैं यहीं पे गौतम नगर का कौन से साइबर पुलिस थाना से बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है, बढ़िया, फिर तो क्या होना चाहिए। तो कहता है कि नहीं, कि आप ऐसे काम करते हो, उल्टे सीधे काम कर रहे हो, तो डरा रहा था। तो मैंने कहा एक काम कर दो भाई, मुझे अपनी लोकेशन भेज, मैं खुद ही वहीं आ रहा हूँ, है ना। तो कहता है, फिर वो गाली वाली बकने लगा, तो मैं ऑफिस में था तो गाली वाली तो नहीं दे रहा था, तो रिकॉर्डिंग है मेरे पास वैसे कोई नहीं, ठीक है। तो ये होता है हमारा कि एक हैकर को बीट करने के लिए, मतलब मुझे पता था वो स्कैमर था, तभी तो मैंने उसे रोक पाया हूँ, वरना मुझे पता ही नहीं होता तो मैं उसकी भावनाओं में आया, बह के आप उससे बोलने लगता, अरे सॉरी मुझसे गलती हो गई होगी, शायद मेरा फोन कोई और यूज कर रहा होगा, तो उसने कर दिया होगा, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, ऐसे करने लगता। तो वो हमें और दबाने की कोशिश करता, है ना, कि समझ जाता कि ये बंदा, इसको कम एजुकेशन है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसको हम बीट नहीं कर पाते। उन्हीं चीज़ों को बीट करने के लिए हमें नीड लगती है एथिकल हैकिंग की या फिर एथिकल हैकर्स की। क्लियर? अब पांचवा पॉइंट आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर। फर्स्ट वन इज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैकर कौन कौन से होते हैं, आपने सुने होंगे कभी। देखो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सबसे मेन 3 होते हैं हम जिनको हम यूज करते हैं, ब्लैक, वाइट और ग्रे, है ना। ब्लैक हैट हैकर ये क्या होते हैं? एथिकल हैकर्स होते हैं, जिनको बग हंटर्स, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, हैकिंग इज लीगल कंस्ट्रक्ट, मतलब वो जो लीगली सारे काम करते हैं वो होते हैं हमारे एथिकल हैकर्स। क्लियर? जिनके अंदर बग हंटर्स आते हैं, लाइक बग बाउंटी जो करते हैं वो लोग, पेनिट्रेशन टेस्टर लाइक हम लोग, ठीक है। हैकिंग विद इलीगल, जो हम लीगली सारे काम करते हैं वो होते हैं हमारे वाइट हैट हैकर्स। देन इसके बाद बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर। पानी भी ले गया वो, नहीं नहीं कोई नहीं, छोड़ो। दूसरा पार्ट आता है हमारा ब्लैक हैट हैकर। तो ब्लैक हैट हैकर का क्या काम होता है? ब्लैक हैट हैकर को सिंपल बोलते हैं हम साइबर टेररिस्ट, ठीक है। साइबर टेररिस्ट का मतलब है जो किसी भी कंट्री के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वो इलीगल काम करते हो, वो होते हैं हमारे ब्लैक हैट हैकर। जिनका हैकिंग करने का कोई बैड इंटेंशन होता है, बैड इंटेंशन के साथ हैकिंग करते हैं, वो होते हैं हमारे ब्लैक हैट हैकर। क्लियर? ऑनलाइन क्या बात है, यस आज आप लोगों को नींद बढ़िया आ रही है क्या? सर। ऐसा लग रहा है जैसे आज तो शांति शांति एकदम छाई हुई है कोई क्वेश्चन नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई आंसर नहीं, है ना। बढ़िया बढ़िया, कोई नहीं। जो चीज बता रहा हूँ वो तो क्लियर हो रही है कि वो भी नहीं हो रही? ये सर हो जा रही है थ्योरी में सर। आगे बढ़ने के बाद क्वेश्चन रह सकता है, अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं। जब पूछूंगा ना तब क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, तब तक नहीं होते जब तक पूछता नहीं हूं मैं। चलिए कोई नहीं, अगर नहीं भी हो तो आप लोग इनको पढ़ लेना घर जाके भी, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है हमारा ब्लैक हेड हैकर, समझ में आया। तीसरा होता है हमारा ग्रे हेड हैकर, यानी कि जैसे ग्रे हेड बोलते हैं, तो सम टाइम वर्क इज ऑफेंस एंड सम टाइम इज डिफेंस। इसका मतलब होता है कभी कभी वो इलीगल भी हो सकता है, मे बी, और कभी कभी लीगल भी होता है, लाइक मी। अब जैसे मैं हूँ यहाँ पे ऑथराइज चीज़ें कर रहा हूँ, कंपनी में हूँ, ऑथराइज काम कर रहा हूँ, तो मैं एक तरीके से लीगल पर्सन हूँ, तो मैं ग्रे हेड हैकर में आ जाऊंगा, क्योंकि मैं घर जाके क्या पता मैं गलत काम भी कर रहा हूँ उसी के गलत मोटिव के साथ, लाइक इंस्टाग्राम को हैक कर रहा हूँ घर जाके, है ना। तो वो पार्ट रहता है हमारा कि हम दोनों में आ जाते हैं, कि हम कभी कभी होता है कि इंटेंशन हमारा गलत होता है, काम करने का तरीका गलत हो सकता है, तो वो भी एक ग्रेट हैकर का ही पार्ट रहता है कि हम गलत तरीके से कोई काम को परफॉर्म करते हैं विदाउट परमिशन, ठीक है। कभी कभी इनके पास परमिशन होती है और कभी कभी नहीं भी होती है, तो वो पार्ट आता है ग्रे हेड हैकर का। क्लियर? इसके बाद आते हैं हमारे स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज लाइक कोई इनको साइबर सिक्योरिटी का कुछ नॉलेज नहीं होता, बेसिक से कुछ एक्सपर्ट पड़े होते हैं, उनको यूज कर लेते हैं
और इनके थ्रू ओपन सोर्स डेवलपिंग स्क्रिप्ट वगैरह देख लेते हैं, है ना। तो उन कुछ टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं, वो होते हैं हमारे स्क्रिप्ट के, जिनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं पता होता। ऐसे जो इस साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में नए आए होते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम स्क्रिप्ट किडीज। लाइक आप सीएच कर रहे हो तो अभी आपको बेसिक कुछ भी नहीं पता कि क्या कर रहे हो, तो आपने दो चार टूल्स चलाए, वाह हैकिंग हो गई, खत्म। तो ये होता है स्क्रिप्ट किडीज, जिनको नॉलेज नहीं होती बट वो एटलीस्ट ट्राई करते हैं। ठीक है, कहाँ से कुछ यूज एक्सप्लॉइट होते हैं जो ऑलरेडी कर चुके होते हैं लोग, तो उनको ट्राई करते हैं, है ना। तो वो होते हैं हमारे स्क्रिप्ट किडीज। हैक्टिविस्ट क्या होते हैं? हैक्टिविस्ट का मतलब होता है समवन हु हैक्स कॉज पॉलिटिकल एजेंडा। पॉलिटिकल एजेंडा मींस लाइक जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जिनका कुछ पॉलिटिकल एजेंडा होता है। लाइक आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल के और जब बीजेपी के बीच में कुछ होता है तो पॉलिटिकल एजेंडा फैलाते हैं कि डेली बेस पे मीम्स भेजना, तो ये डीएम टीम करती होगी, है ना। आप इनके मीम्स भेज रहे हैं, आप उनके मीम्स भेज डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, या इनके कुछ पब्लिकली इन्फॉर्मेशन को लीक कर देते हैं, है ना। उनका कुछ पॉलिटिकल एजेंडा होता है, लाइक आपका कि उनकी टीम को किस तरीके से हराया जाए, तो उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ ढूंढ के वो लोग सोशल पे पब्लिकली एक्सेस करते हैं उस चीज़ों को, है ना। उनकी चोरी से वीडियो बना लेते हैं तो वो एक्सेस कर देते हैं पब्लिकली, तो वो होता है हमारा पॉलिटिकल एजेंडा, उन्हें बोलते हैं हैक्टिविस्ट। ठीक है, क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा? अरे यार, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे सुसाइड हैकर्स। अरे भाई डर तो होता है। Are hacker that not afford to ongoing jails or facing any sort of punishment hack to get job done? सुसाइड हैकर वो हैकर्स होते हैं जो पकड़े जाते हैं, जिनको जेल होती है, जिन्हें फांसी मिलती है, वो होते हैं हमारे सुसाइड हैकर्स। ठीक है, डर तो होता है भाई। जेल जाने से या फिर किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने से punishment नहीं 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 नहीं, नॉट अफेयर टू गोइंग टू जेल और फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट, मतलब छोटी मोटी पनिशमेंट से नहीं डरते। जब उनको बड़ी पनिशमेंट होती है तो हर कोई डरता है, चाहे वो हैकर्स हो चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, ऐसे हैकर्स जिनका कुछ मतलब, ऐसे हैकर्स बोल सकते हैं जिनका कुछ पॉलिटिकल नहीं बल्कि एक कंट्री के बीच में रिलेशन होता है। मतलब जैसे हमारे चाइना के हैकर होते हैं, है ना। उन्हें डर नहीं होता कि अब इंडिया पे अटैक कर रहे हैं, तो उन्हें डर नहीं होता कि कोई चीज़ है ही नहीं हमारा, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट के हैकर्स हैं, हमें उन्हें अप्रूव किया हुआ है कि आप इंडिया पे अटैक करो, है ना। तो जैसे हम हैं कि हम चाइना पे या किसी पे अटैक करते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि इस पे अटैक कर देंगे तो हमारे हो सकता है कि कभी साइबर वॉर भी हो जाए, है ना। तो वो चीज़ रहती है कि वो डरते हैं इन चीज़ों से कि ऐसे ही कोई शॉर्ट पनिशमेंट मिल सकती है उन केस में, है ना। ऐसे हैकर्स जो जेल जेल चले जाते हैं या फिर उन्हें पनिशमेंट मिल जाती है तो वो डरते नहीं है, पर पनिशमेंट तब भी मिल जाती है तो उन्हें बोलते हैं हम सुसाइड हैकर। मतलब उस तरीके की उन्हें पनिशमेंट मिल रही है, उन्हें सुसाइड करने की चीज़ें थिंकिंग आ रही है, मतलब आप जेल में जा रहे हो, है ना। तो वो पार्ट रहता है सुसाइड हैकर के अंदर का। साइबर टेररिस्ट क्या होता है? जो साइबर टेररिज्म होता है, लाइक आपने सुना होगा, क्या हो गया, नहीं समझ में नहीं आएगा। देखो साइबर टेररिस्ट का क्या मतलब होता है, साइबर टेररिस्ट का मतलब होता है कि रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल एजेंडा, या फिर जैसे अभी आतंकवादी का हमला हुआ था रिसेंटली, है ना। तो वो पार्ट रहता है साइबर टेररिस्ट का। अब वो हो गया सिंपल टेररिस्ट, अब वो ही काम हम ऑनलाइन करें, है ना। मतलब मारा मुरी की बात नहीं कर रहा मैं, वो उन्होंने मार दिया उन लोगों को, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, कुछ डैमेज करने की बात कर रहा हूँ ऑनलाइन, कि आपके जो मिनिस्ट्री होती है उसके डाटा को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। जैसे एग्जांपल था जिसके एम्स का डाटा को लीक कर दिया था, है ना, रैमसनवेयर अटैक हुआ था। तो इस तरीके के अटैक्स, तो वो साइबर टेररिस्ट के अंदर आ जाते हैं, कि जिनका रिलीजियस या पॉलिटिकल बिलीफ के ऊपर डिस्टर्बन होता है, कि वो लोग डिस्टर्ब रहते हैं कि इन चीज़ों को परफॉर्म करें वो। ठीक है, वो होते हैं साइबर टेररिस्ट, कि हमारे इस तरीके की चीज़ें रिलीजन है, मैं हिंदू हूँ या आप मुस्लिम हो, है ना, तो मैं मुस्लिम कम्युनिटी को दबाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं कुछ करूँगा कि मैं मुस्लिम्स के जो लाइक मुस्लिम्स का डाटा होता है ना, गवर्नमेंट में वहीं, तो उनको हटा दूँ वहाँ से, है ना, तो वो अनकाउंटेबल हो जाएंगे कि इंडिया के मेंबर्स ही नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं हमारी, वो होती है साइबर टेररिस्ट की। कोई भी
बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक करता है कोई, वो साइबर टेररिस्ट के अंदर ही आता है, साइबर टेररिज्म के अंदर ही आता है कि एक हमला होना है। जैसे एपीटी अटैक, एपीटी क्या होता है, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स होता है, जिसको लॉन्ग टर्म अटैक बोलते हैं। अटैकर्स क्या करते हैं, हम लॉन्ग टाइम तक सोच सोच के कि हम एक एक पॉइंट को फूक फूक कर रखते हैं और एक दिन उसी ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा साइबर टेररिस्ट कि साइबर हमला होना। फिर आते हैं हमारे स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर, तो वो गवर्नमेंट हायर करती है वो हैकर्स, है ना, जो टॉप सीक्रेट एजेंसीज में काम करते हैं, तो वो हैकर्स होते हैं हमारे स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर। इन हैकर्स में किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन? नो सर। स्टेट स्पॉन्सर्ड के लिए पूछ रहे हैं सर? स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब जो गवर्नमेंट हायर करती है जिन हैकर्स को, जैसे लाइक मी हूँ, जैसे मैं हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ, गवर्नमेंट की एजेंसी के साथ काम करता हूँ, तो वो होते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर। देखो, हायर्ड बाई गवर्नमेंट टू टॉप सीक्रेट, जो टॉप सीक्रेट कंपनीज होती हैं, लाइक आपकी जैसे टॉप सीक्रेट कंपनीज जैसे एजेंसी वगैरह होती हैं जो गवर्नमेंट को अप्रूव होती हैं, उनमें साइबर सिक्योरिटी के लिए अलग अलग वैकेंसी निकलती रहती हैं, जो कि इंटरनल हायरिंग होती है ज़्यादातर। और आप भी शायद इसी का पार्ट हो, है ना? सर सॉरी, आप भी शायद इसी का पार्ट हो, क्या नाम है आपका? कुलजीत, राइट? सर सर हाँ, तो वो आप ही एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स। देखो, हैकर्स तो पता है कि क्या होते हैं, हैकिंग क्या होती है, कौन कौन से हैकर्स होते हैं, स्क्रिप्ट किडीज क्या होते हैं, वाइट ब्लैक ग्रे ये क्या होते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर टेररिस्ट, सुसाइड हैकर्स, इन सब के बारे में पता चल गया आप लोगों को। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स की। तो सबसे पहले पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स की समझते क्या है कि होती क्या है पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स, व्हाट इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स। तो कल इसके बारे में बताया था थोड़ा सा, सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स? एनी आइडिया ऑनलाइन? नहीं आइडिया? बताऊं पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स? हम्म हम्म ओके, ठीक है। देखो, पेनिट्रेशन टेस्टर का काम होता है कि पेनिट्रेट करना चीज़ों को। पेनिट्रेट करने का मतलब होता है जैसे कोई कमी ढूंढना, उनके लूप होल्स देखना और उनकी वीकनेसेस को फाइंड करना, वीकनेसेस को फाइंड करके उसे एक्सप्लॉइट करना, वो काम होता है पेनिट्रेशन टेस्टर का। यानी कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी उसे बोलते हैं जो पेनिट्रेशन टेस्टर करते हैं। ठीक है, लाइक आपका कोई भी सिस्टम है, कोई भी एप्लीकेशन है, तो उसके अंदर कमी ढूंढना, लाइक आपकी कोई कि यहाँ पे एक हेडर इंप्लीमेंट नहीं है, तो आपके यहाँ पे इस तरीके का अटैक परफॉर्म हो सकता है। एसक्यूएल के लिए सीएसपी हेडर इंप्लीमेंटेड नहीं है, तो वहाँ पे एसक्यूएल अटैक परफॉर्म हो सकता है। कि आपके नेटवर्क में कोई चीज़ इजीली जा पा रही है, उसमें ऑथेंटिकेशन नहीं लगा, केडीसी वगैरह इंप्लीमेंटेड नहीं है प्रॉपर, तो उस पर अटैक परफॉर्म हो सकता है ना? एडी में आपके प्रॉपर एंटी एलएम यूज़ नहीं हो रहा है, इस तरीके के अटैक परफॉर्म हो सकते हैं, है ना? तो वो पार्ट होता है हमारा पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स का, उनकी कमी को ढूंढ के उसे एक्सप्लॉइट करना, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स। क्लियर? इसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ टेस्टिंग्स। पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स के अंदर 3 टाइप होते हैं, ब्लैक, वाइट और ग्रे। जैसे हमारे हैकर्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से टेस्टिंग भी होती है। टेस्टिंग का इनका एक अपना अपना मतलब होता है। जैसे हमारे वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम कोई अटैकर, जब कोई हम लोग हैं एज आ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, तो हम किसी कंपनी में जाते हैं, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स करनी होती है, तो वाइट बॉक्स की टेस्टिंग होती है किसी भी कंपनी के अंदर। ठीक है, जिसको हम सिक्योरिटी ऑडिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी ऑडिट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स, ऑडिट मतलब चीज़ डिफरेंट होती है, ऑडिट के लिए लोग अलग होते हैं और पेनिट्रेट करने के लिए पेनिटेस्टर अलग होते हैं। पहले पेनिटेस्टर क्या करते हैं, उनको पेनिट्रेट करते हैं कि इसके अंदर ये कमी है, ये लूप होल्स हैं, ये वल्नरेबिलिटीज हैं, ये इनके इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और एक्सप्लॉइट भी करते हैं। ठीक है, वो होता है सारी चीज़ों के, वो होती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर
एक हैकर्स को सफिशिएंट नॉलेज होती है किसी भी कंपनी के बारे में, लाइक आपके यहाँ पे सर्वर्स कौन कौन से हैं, आपके यहाँ पे नेटवर्क का एक्सेस क्या है, लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या है, यूजर्स कितने हैं, आपके आईपीस कितनी है, आपके पोर्ट्स कौन कौन से इनेबल हैं, आपके कौन कौन सर्विसेज चल रही हैं इनके ऊपर, आपका नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, नेटवर्क किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होती है किसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तब उसे पेनिट्रेट करते हैं, वो होते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, जो कि ऑडिट भी बोलते हैं, जैसे हम कि सिक्योरिटी ऑडिट करवाना है कंपनी में तो हैकर्स ही जाके ऑडिट करते हैं। और आईएसओ क्या करता है, आईएसओ जो होता है, जो ऑडिटर होता है, तो वो उन पेनिट्रेट करने के बाद उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, हाँ ये चीज़ है, एग्जिस्ट करती है, तो वो आगे रिपोर्ट सबमिट करता है। ठीक है, वो होता है हमारा ऑडिट, यानी कि आईएसओ सर्टिफाइड होता है, वही करता है सिर्फ। तो ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग समझ में आई क्या होती है, जिसके अंदर टेस्टर को या फिर पेनिट्रेशन टेस्टर को सफिशिएंट नॉलेज होती है कि आप इन चीज़ों को पेनिट्रेट कर सकते हो, चाहे वो आईपी हो, चाहे वो पोर्ट्स हो, चाहे वो सर्वर्स हो, उनके अंदर का डाटाबेस हो, या फिर ईमेल्स हो, या फिर आपके एम्प्लॉय कितने हैं, एम्प्लॉय की आईडी क्या है, इस तरीके से सारी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो होती है हमारी वाइट बॉक्स टेस्टिंग। क्लियर। दूसरा पार्ट आता है हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर वो चीज़ आती है कि लाइक आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, सिंपल सा एक कुछ पार्ट रहता है इन्फॉर्मेशन का, लाइक आपके पास कोई डोमेन हुआ या कोई आईपी हुई, बस। इसका एग्जांपल है हमारा बग बाउंटी। तो बग बाउंटी में क्या रहता है, एक डोमेन दे देते सिंपल कि ये डोमेन है, इसे टेस्ट करो, बस, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। बट वाइट बॉक्स के अंदर मल्टीपल टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है कि इनकी आईपी क्या है, इनकी रेंज क्या है, सीएडीआर क्या है, इनका पोर्ट कौन से इनेबल है, सर्विसेज कौन सी चल रही हैं, इनके डाटाबेस कौन सा है, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में भी सेम ही है कि कुछ पार्शियल इन्फॉर्मेशन रहती है जो इंपॉर्टेंट है, वो कि इस तरीके से कि आपका डाटाबेस क्या है, सर्वर कितने लगे हैं, ये बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन, आईपी कितनी वर्क कर रही है, सीडीआर क्या है, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है, वो हमारी आती है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, ऑल तीनों पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स क्लियर हुई। टीम्स ऑफ पीटी का पता है क्या होती हैं? टीम्स ऑफ पीटी का मतलब होता है टीम्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स। ठीक है, यानी कि हम कौन कौन सी टीम्स में रहते हैं, पहला रेड टीम, ब्लू टीम और पर्पल टीम। ठीक है, ऐसे रेड टीम में कौन आते हैं, जो ऑफेंसिव साइड हैकर्स होते हैं, लाइक पेनिट्रेशन टेस्टर, लाइक हम लोग। ठीक है, डिफेंसिव साइड कौन से आते हैं, जिन्हें जैसे सॉक एनालिस्ट हो गए, जो कि डिफेंस करने का पार्ट करते हैं, इंसिडेंट रेस्पॉन्डर हो गए, थ्रेड इंटेलिजेंस हो गए, सॉक एनालिस्ट हो गए, है ना, एंड पॉइंट सिक्योरिटी वाले मेंबर्स, तो वो पार्ट हमारा किसके अंदर आता है, डिफेंसिव टीम में। रेड टीमिंग में जिन चीज़ों को सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं वो होते हैं हमारे रेड टीमर्स, यानी कि हम लोग, है ना, क्योंकि आई एम पेनिट्रेशन टेस्टर्स, तो वी आर रेड टीमर। तो इनके सर्टिफिकेट भी होते हैं ऑफेंसिव और डिफेंसिव साइड। तो ऑफेंसिव जो होता है वो हमारा रेड टीम के अंदर आता है। ठीक है, ब्लू टीम के अंदर डिफेंसिंग पार्ट आता है, जिसके अंदर अटैक्स को, सिनेरियो को देखते हैं और उन्हें मॉनिटर करके रोकते हैं, नहीं मॉनिटर करके रोकते हैं, अलर्ट जनरेट कराते हैं, उन चीज़ों को बंद करते हैं। पैच करने का काम डेवलपर का होता है, डेवलपर भी ही हम पैच करता है, बताते हैं कि डेवलपर को ये कमी है, तो वो डेवलपर पैच करके देता है हमें। सिर्फ सॉक एनालिस्ट का काम होता है मॉनिटर करना, कोई अटैक कहाँ से आ रहा है उसको एनालाइज करना, स्टॉप करना कि आगे अटैक परफॉर्म ही ना हो, कि वहीं के वहीं ड्रॉप हो जाए। तो ये सारा काम रहता है हमारे ब्लू टीमिंग का। ठीक है, यानी कि ब्लू टीम। देखो ये ना बहुत बेसिक टर्म्स हैं, तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि ठीक से पढ़ लो, ताकि आगे आप लोगों को दिक्कत ना आए, क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभी ऐसे ऐसे टर्म्स पूछे जाते हैं जो समझ में नहीं आते, जो हम बहुत पहले पढ़ के छोड़ चुके होते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। तो रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ये तो टर्म्स हैं जो आपको याद हो जाएंगे बाद में, इजी हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड बताया नहीं मैंने कि जिन्हें याद करने की जरूरत पड़े, क्योंकि ये तो आप जब करोगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। एक होता है फिर हमारा आता है साइबर किल चैन। ये पता है क्या है साइबर किल चैन? इसमें एक टीम और होती है जिसे पर्पल टीम बोलते हैं, जो इसके अंदर मेंशन नहीं है। पर्पल टीम का काम होता है हमारा दोनों का काम करना, ऑफेंसिव और डिफेंसिव। लाइक इसके अंदर आ जाते हैं हमारे जो सॉक थर्ड लेयर 3 पे काम करते हैं ना, जो सॉक मैनेजर बोलते हैं, तो वो ऑफेंस भी कर सकता है और वो डिफेंस भी कर सकता है। तो वो पार्ट होता है हमारा पर्पल टीमिंग, जो दोनों काम करते हैं वो होता है पर्पल टीमिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है, जिसके अंदर मल्टीटास्किंग पर्सन होता है, जिसको ऑफेंस भी आता हो, जिसको डिफेंस भी आता हो। इसके बाद हमारा साइबर किल चैन। साइबर किल चैन हुआ हमारा मित्र, हुआ ये क्या है, फ्रेमवर्क है।
साइबर किल चेन क्या है हमारा? साइबर किल चेन डेवलप्ड बाय लॉकहीड मार्टिन बाय 1992। ये लॉकहीड मार्टिन ने इसको डेवलप किया था। इसमें लिखा नहीं होगा पर मैं अपने याद है मुझे थोड़ा बहुत, तो मैं वही बता देता हूँ, है ना। यहाँ पे लिखा भी होगा तो पता नहीं मुझे। जिनके अंदर कुछ फेसेस होते हैं एक हैकिंग को परफॉर्म करने के लिए, जिसे हम साइबर किल चेन मेथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई अटैक किस तरीके से परफॉर्म होगा उसके पीछे जैसे फेसेस होते हैं हमारे एथिकल हैकिंग के 5 फेसेस होते हैं, ठीक इसी तरीके से साइबर किल चेन के 7 फेसेस होते हैं। 7 फेसेस में से परफॉर्म करते हैं, बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। ये अप्रोच किसने दी थी? लॉकहीड मार्टिन ने। साइबर किल चेन क्या है? स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है टू अंडरस्टैंडिंग साइबर अटैक विद द गोल ऑफ आइडेंटिफाई, किस तरीके से हम रोक सकते हैं और किस तरीके से हम गोल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। दोनों ही इसके अंदर आ जाता है कि कौन सा हैकर किस टास्क को किसके बाद परफॉर्म करेगा। जो एडवांस लेवल के हैकर्स होते हैं वो इन्हीं मेथोलॉजी का यूज करते हैं। हम लोग तो चलो कोई नहीं, हमने देखा हाँ ये कमी है, डायरेक्ट एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। पर नहीं, जो एडवांस लेवल के हैकर होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक रखते हैं ताकि उन्हें याद रहे कि हमने ये टास्क को परफॉर्म किया था, तो हम उनका डॉक्यूमेंटेशन बना सकें। तो वो पार्ट रहता है साइबर किल चैन का। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है अंडरस्टैंडिंग द साइबर अटैक को समझने के लिए और विद इन द गोल ऑफ आइडेंटिफाई, और उनके गोल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि अटैकर का क्या गोल हो सकता है, और अपने मलिशियस गोल को रोकने के लिए, उनकी एक्टिविटी को बंद करने के लिए। ठीक है, ये होता है हमारा साइबर किल चैन का। साइबर किल चैन हमारी 7 फेसों में डिवाइड होती है। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट फेस आता है हमारा रिकॉग्नाइजेशन या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, दूसरा पार्ट आता है वेपनाइजेशन, कौन कौन से टूल्स को यूज़ करेगा, कौन कौन सी किस तरीके से उसमें चीज़ों को वर्क करेगा, कौन कौन सा टूल किसके लिए यूज़ करेगा, वो सारी मेथोलॉजी इसके अंदर आती है वेपनाइजेशन के अंदर। ठीक है, कि पेलोड किस तरीके से क्रिएट करेगा, एमएसए वेनम का पेलोड किस तरीके से क्रिएट करेगा, तो वो ये पार्ट रहता है। टीटीपीस क्या होती है हमारी? टीटीपीस होती हैं किसी एडवांस लेवल हैकर होता है उनको फॉलो करता है टीटीपीस को। टीटीपी टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, टैक्टिक्स सेम ही है, जैसे हमने देखा था कि उनकी मेथोलॉजी क्या क्या है ना, कौन से अटैकर कौन से टास्क को कब परफॉर्म करना है, तो वो उनकी टैक्टिक्स पहले क्रिएट करता है कि हमें ये चीज़ क्रिएट करनी है, हमारी ये मेथोलॉजी है, और इस तरीके की चीज़ों को हमें आगे परफॉर्म करना है कि इस अटैक को परफॉर्म करना है ना। तो ये टैक्टिक्स के अंदर आता है कि पहले इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे, फिर इसका वेपनाइजेशन करेंगे, डिलीवरी करेंगे, ये सारा पार्ट आ रहा है टैक्टिक्स का। ठीक है, इनको टीटीपीस इसलिए बोलते हैं, जो अटैकर्स होते हैं इन्हीं टीटीपीस को फॉलो करते हैं, यानी कि टेक्निक्स और प्रोसीजर्स। ठीक है, तो इनको फॉलो करके टैक्टिक्स के अंदर वो सारी मेथोलॉजी रहती है कि हम डाटा को, अगर डाटा मिलता है तो इस तरीके का डाटा इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, इस तरीके के डाटा को एक्सेस करेंगे, प्रिविलेज एक्सेलेशंस लेंगे, डिप्लॉय करेंगे सिस्टम को, इसके बाद ये पार्ट करेंगे फॉलो। तो वो होता है हमारा टैक्टिक्स। टेक्निक्स हम कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे, लाइक हम MITM अटैक करेंगे, हम डॉस अटैक करेंगे, हम यहाँ पे कंट्रोल चैनल्स के माध्यम से कोई अटैक परफॉर्म करेंगे, हम वाईफाई के थ्रू अटैक परफॉर्म करेंगे, है ना, स्निफिंग के थ्रू अटैक कोई अटैक परफॉर्म करेंगे, कवरिंग ट्रैक्स को करेंगे, डाटा को एक्सफिल्ट्रेट करेंगे, ये सारी टेक्निक्स होती हैं हमारी। तीसरा होता है हमारा प्रोसीजर, हम किस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। प्रोसीजर होता है जो हमारी टैक्टिक्स और टेक्निक्स दोनों को मिलाकर हमारा प्रोसीजर बनता है कि हम ये टैक्टिक्स का और इस टेक्निक का यूज करके इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। मतलब हम पहले इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से निकलेंगे, यहाँ पे ये डाटा मिलेगा हमें, उस डाटा को हम इसके अंदर रखेंगे, इसके बाद पूरा का पूरा एक तरीके से इनको वो नोट डाउन करना है या फिर रिटर्न में लिखना एक एक पॉइंट को। ठीक है, वो होता है प्रोसीजर्स कि एक एक पॉइंट को किस तरीके से इंश्योर करें हमने किस तरीके से अपने गोल को अचीव किया है, वो तो हमारे प्रोसीजर्स। प्रोसीजर मतलब एक तरीके से फॉलो द आवर गोल्स, कि किस तरीके से उस गोल को फॉलो करेंगे, एंड देन प्रोसीजर इज डन। टीटीपी में कोई चीज समझ में नहीं आई? क्लियर है? ऑनलाइन टीटीपी इज क्लियर और नॉट? क्लियर है सर, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स क्लियर है हाँ, सर। ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बेसिक है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मिलिट्री अटैक फ्रेमवर्क। ठीक है, मिलिट्री अटैक फ्रेमवर्क्स के अंदर 14 टैक्टिक्स का यूज़ किया जाता है ना, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अटैकर्स को पकड़ने में, हेल्प करने में बहुत ज़्यादा काम आती है। वो तुम्हारा मिलिट्री अटैक फ्रेमवर्क कुछ इस तरीके से नज़र आता है। तो इसको मैं अगर ऑनलाइन जाके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे डालोगे आप मिलिट्री अटैक फ्रेमवर्क, जस्ट लाइक दिस वन, MITRE मिलिट्री अटैक
फ्रेमवर्क। तो इसमें देखो इन 14 टैक्टिक्स को फॉलो करते हैं: रिकॉग्नाइजेशन, रिसोर्स डेवलपमेंट, इनिशियल एक्सेस, एग्जीक्यूशन, पर्सिस्टेंट, प्रिविलेज, डिफेंस, क्रेडेंशियल एक्सेस, डिस्कवरी, लेटरल मूवमेंट, कलेक्शन, कमांड एंड कंट्रोल, एक्सप्लॉइटेशन, उसका इम्पैक्ट। ये 14 टैक्टिक्स हैं जिनको अटैकर फॉलो करता है कि रिकॉग्नाइजेशन के लिए इस तरीके की एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, होस्ट की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, विक्टिम की ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, फिशिंग मेल्स, सर्च क्लोज्ड, ओपन टेक्निकल डिटेल डाटाबेसेस वगैरह, ये सारी की सारी इन्हीं को फॉलो करके अटैकर्स धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो ये हमारा सारे का सारा मित्र अटैक फ्रेमवर्क के अंदर आता है। क्लियर? इनके अंदर 3 मैट्रिक्स होती हैं। कौन कौन से? इंटरप्राइजेस, मोबाइल और आईसीएस। ठीक है, सर एक के अंदर 3 चीजें मिलेंगी: मोबाइल, आईसीएस। आईसीएस क्या होता है, हम देखते हैं इसके बारे में। आईसीएस क्या होता है? किसी भी कंपनी के जब हम किसी भी टेक्निक्स को, एडवाइजरी को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो हम एक तरीके से डंप करवाते हैं किसी भी क्रेडेंशियल्स को। तो मैं आईसीएस को दिखाता हूँ कि आईसीएस मतलब क्या होता है। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। आईसीएस, सॉरी, इंडियन सिविल सर्विस, ये नहीं है मित्र अटैक, मैं भूल गया इसको, पार्ट को। आईसीएस को क्या बोलते हैं? किसी को पता है आईसीएस को क्या बोलते हैं? आईसीएस स्पेशलाइज्ड फ्रेमवर्क ऑफ डिस्क्राइब टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, एडवर्सरीज ऑफ आईसीएस नेटवर्क। अच्छा, सर नेटवर्क के लिए, फर्स्ट लाइन, सॉरी, नेटवर्क के लिए है ना, सर सिंपल। फर्स्ट लाइन इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। हाँ, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, जो इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री अप्रोचेस होती हैं वो, कि हम इंडस्ट्री को कॉम्प्रोमाइज करना हो तो इस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो ये हमारा होता है इंटरप्राइजेस के अंदर इंडस्ट्री आ जाती है, और ये इसके भी अंदर जो कॉमर्शियल इंडस्ट्री होती है उनको यूज़ करते हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज को बोलते हैं, या फिर अलग है टीटीपी फ्रेमवर्क, एक्सप्लेनेशन फ्रेमवर्क्स, तो मित्र अटैक फ्रेमवर्क एक्सप्लेनेशंस, ईसीएस एनवायरनमेंट डिफरेंट ट्रेडिशनल ऑफ आईटी एनवायरनमेंट, जिसको आईटी एनवायरनमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। लैंड स्पेस द साइबर सिक्योरिटी, हाँ यही है, कुछ नहीं है। ठीक है, बेसिक पार्ट रहता है उसी का। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स क्या होते हैं, है ना। मित्र अटैक फ्रेमवर्क में कौन कौन सी 14 टैक्टिक्स होती हैं, है ना। इन्हीं टैक्टिक्स को हम यूज़ करेंगे, तब इसके बाद हम यूज़ करेंगे टेक्निक्स। तो ये टैक्टिक्स हो गई ऊपर वाली, और इनके नीचे जो हम टूल्स वगैरह दे रखे हैं तो वो हमारी टेक्निक्स हो गई। इसके बाद हम इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए प्रोसीजर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा टीटीपी टोटल मित्र अटैक फ्रेमवर्क पे ही बिल्ड रहता है। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं साइबर किल चैन की। ठीक है, तो साइबर किल चैन आपको दिखाता हूँ मैं। साइबर किल चैन, ठीक है। तो साइबर किल चैन भी एक इसी का पार्ट है कि हम इस तरीके से सारी की सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, है ना। ये डेवलप किया था लॉकहीड मार्टिन ने, तो ये तो यहाँ पे दिया नहीं है, पता नहीं कहाँ पे दिया होगा। ये टाइपिकली साइबर किल चैन, मालवेयर भेजना, वेपनाइजेशंस टारगेट करना किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये पार्ट रहता है साइबर किल चैन का, है ना। एक क्या है, एक मॉडल है, डिस्क्राइब द सीक्वेंशियल स्टेज ऑफ साइबर अटैक। किसी भी साइबर अटैक को स्टेज में किस तरीके से परफॉर्म करता है, तो चैनिंग की तरह है, तो इस तरीके से। तो 1 में ये करेंगे, दूसरे में ये करेंगे, तीसरे में ये, इस चैन प्रोसेस को बना के रखते हैं, साइबर किल चैन जिसे बोलते हैं। और क्या है हमारा, फ्यू टर्म्स यूज्ड फॉर हैकिंग, वल्नरेबिलिटी, किसी भी कमी को यूज़ करके उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। उसकी कमी को, पेलोड क्या होता है, एक मलेशियस स्क्रिप्ट होती है, ये मलेशियस स्क्रिप्ट या कोड होता है जिसको हम मलेशियस एक्टिविटी के लिए परफॉर्म करते हैं। तीसरा एक्सपर्ट, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब पेलोड और वल्नरेबिलिटी का कॉम्बिनेशन, हम कमी निकालेंगे, उसके लिए पेलोड बनाएंगे और उसे कोशिश करेंगे वल्नरेबिलिटी। तो एक्सपर्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन वल्नरेबिलिटी एंड पेलोड्स, ठीक है। हम दोनों को यूज़ करके उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करके उसके लिए पेलोड जनरेट करेंगे, पेलोड जनरेट करने के बाद उसे यूज़ करेंगे, तो उसे बोलते हैं हम एक्सप्लॉइट, ठीक है। इसको पढ़ लेना थोड़ा सा, वैसे तो मैं बता दिया, अगर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ लो, कोई इशू नहीं है ना। पेलोड क्या, मलेशियस स्क्रिप्ट हो गई हमारी, वल्नरेबिलिटी की उसकी कमी हो गई, वीकनेस हो गई, उसके लूप होल्स हो गए। तीसरा एक्सप्लॉइट है, किस तरीके से उसे कमी निकाल के उसको एक्सप्लॉइट कर देना, ठीक है। फिर हमारा होता है जीरो डे अटैक। किसी ने सुना जीरो डे अटैक क्या होते हैं? क्या होते हैं? वेरी गुड।
जीरो डे अटैक होता है दीज वल्नरेबिलिटीज नॉन डेवलपर नॉट प्रीवियसली डिस्क्लोज इन पब्लिक, जो हमारी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं होती हैं, जो किसी को पता नहीं होती, जो जैसे कि मैं बताऊं कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैंने कोई नई वल्नरेबिलिटी निकाली है कुछ अलग तरीके की, कि ये जो आज तक किसी को पता ही ना हो कि ये भी एक वल्नरेबिलिटी हो सकती थी, तो उन्हें बोलते हैं जीरो डे अटैक्स, कि आपको ये अटैक परफॉर्म हुआ है कंपनी पे तो जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं था, तो बोलती है जीरो डे अटैक्स। क्लियर? और ये पार्ट रहेगा हमारा डार्क वेब डीप वेब, इसको हम कल फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। डार्क वेब डीप वेब को समझाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को पता भी होगा थोड़ा बहुत, है ना, तो इसको ना प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि डार्क वेब को एक्सेस कैसे करते हैं, और एक्सेस करके भी देखेंगे, ठीक है। ये तो पता होगा, फेसेस ऑफ एथिकल हैकिंग जो कल बताई थी, रिकॉग्नाइजेशन, स्कैनिंग, इन्वेस्टिगेशन, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस, कवरिंग ट्रैक्स, तो इनको बताना जरूरी है, ठीक है। इनके अलावा हमारे पास रहते हैं कुछ लॉज जिनको हम यूज करते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, लाइक आप PCI DSS, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री एंड डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, यानी कि जो पेमेंट कार्ड के लिए हम डाटा को सिक्योर रखते हैं, जो पेमेंट करते हैं उस पेमेंट को क्या बोलते हैं हम, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री के अंदर आता है वो डाटा, ठीक है। लाइक हमारे एक क्या है, एक जैसे हम IO से पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक लॉ है, एक ये भी एक लॉ है कि आपका अगर कॉन्फिडेंशियल डाटा है, अगर वो ब्रीच होता है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपकी कंपनी को पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो ये पार्ट होता है हमारा लॉस के अंदर आ जाता है कि साइबर सिक्योरिटी के लोग होते हैं, तो एक PCI DSS हो गया, हेप्पा हो गया, है ना, और जो हेप्पा होता है वो हेल्थ से रिलेटेड होता है, और कौन से होते हैं, और भी नीचे दिए रखे हैं जिसमें ATM वगैरह की इन्फॉर्मेशन आ गई है ना, इसके पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री के अंदर ATM वगैरह की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। दूसरा रहता है हमारा हेप्पा जो हमारे सिक्योरिटी के लिए होता है, जो हेल्थ से रिलेटेड डाटा को कंज्यूम करके रखता है, वो होता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिसे हम शॉर्ट में हेप्पा बोलते हैं। ये एक्ट है एक तरीके से, है ना, अगर आपका इस तरीके का डाटा ब्रीच होता है तो आपको पेनल्टीज देनी पड़ेंगी, आपकी कंपनी को भारी नुकसान होता है। तीसरा होता है हमारा DMCA, यानी कि एक फेडरल बीपो, एक तरीके से जो कॉपीराइट लगाते हैं हम, कॉपीराइट लॉ, कि आपने इस तरीके की चीजें होती हैं तो वो हमारे इसके अंदर ही आते हैं, डिजिटल जो DMCA के अंदर। ये क्या क्या 1996 में वर्ल्ड एक्चुअल प्रॉपर्टी की बीपो ने इसे लॉन्च किया था उस टाइम पे, कि हमारा कोई एम्प्लॉय है और कोई ओनर है तो इस तरीके के वर्क पे उस चीज़ को हटा सकता है, तो इसके अंदर हमारे कि हम इस तरीके के टास्क को परफॉर्म करते हैं, जैसे आपने उसके बारे में सुना होगा भी, कि हम अपनी चीज़ों को क्या करवा लेते हैं, वो करवा लेते हैं कि इस तरीके की चीज़ों और को यूज़ ना करें। ये उसका एक कॉपीराइट तो जब लगता है जब हम कुछ पेटेंट, हाँ, पेटेंट करा लेना उन चीज़ों को कि अब इस तरीके की चीज़ें यूज़ ना करना कोई, ठीक है ना। इस तरीके का डाटा कोई अल्ट्रेशन करता है कि किसी के प्रोटेक्ट डाटा को प्रोटेक्शन में है और उसको कोई अल्टर करने की या रिमूव करने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर DMCA कॉपीराइट वाली एक्ट लग जाती है कि आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इस तरीके के टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते, तो आपको पेनल्टी देनी होती है। ऐसे ही कुछ बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उनको GDPR, यानी कि ये एक अच्छा रूल्स होता है, वो होता है एक्ट GDPR, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, कि हमारा जो डाटा होता है तो इस डाटा के अगर कोई भी छेड़खानी करता है, जैसे अटैकर कोई अटैक परफॉर्म करता है तो उसके इसके थ्रू उसको एक्ट लगेगा, तो उसको फाइन वगैरह भरना पड़ेगा, डिपेंड करता है उसके कितना लॉस हुआ सामने वाले पर्सन को। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, ज़्यादा हो रहा है फिर ऑनलाइन। ये PDF भेज दो ना सर। हाँ हाँ भेज दूंगा PDF। यस आज के लिए इतना ही सही है ना, कि यस नहीं तो यस नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप लोगों के सर के ऊपर से जाने लगेगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं ना आप लोगों के साथ सारी की सारी चीज़ शेयर कर